जमीन खरीदने के पहले कौन से कागज देखना चाहिए? आज हम बता रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हें चेक नहीं करने पर धोखे का शिकार हो सकते हैं आप। जमीन खरीदने के कानूनी नियम क्या है और जमीन खरीद के दौरान किन चीजों की बरतें सावधानी, इस पर आज हम बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदते समय अपनी मेहनत की एक बड़ी कमाई उसमें लगा देता है। ऐसे में जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसकी वैधता की पूरी तरह से जांच की जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर्टी जरूर खरीदना चाहता है। कई लोग अब भी सीधी जमीन खरीदने में यकीन रखते हैं। जमीन की कीमत किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसका रिटर्न्स बहुत ज्यादा होती है। यह खरीदार को डिजाइन, लेआउट, फ्लो प्लान चुनने की आजादी देता है, लेकिन जमीन खरीदते वक्त गहन जांच की जरूरत है। यदि आपने मन बना लिया है और आप किसी टाउनशिप में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वहां सभी बैंक लोन दे रहे हैं तो समझ लें कि वहां बड़ी रिस्क नहीं है, क्योंकि बैंक किसी भी टाउनशिप में लोन तभी देते हैं जब वहां का टाइटल, स्वामित्व और सर्च क्लियर होता है। इसके बावजूद व्यक्ति को अपने लेवल पर कुछ चीजों को वेरीफाई तो करना ही चाहिए। जमीन का टुकड़ा खरीदते वक्त ध्यान रखने वाली सबसे अहम चीज है कि आप उसके टाइटल की जांच जरूर करें। इसका मतलब है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो शख्स आपको जमीन बेच रहा है वही प्रॉपर्टी का असली मालिक है और उसके पास ही सारे अधिकार हैं। सलाह दी जाती है कि आप किसी वकील के पास जाएं ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच करवाकर वेंडर के टाइटल कंफर्म होने का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके। आमतौर पर जमीन के दस्तावेजों की जटिलताओं और संपत्ति के अधिकारों का दावा करने में शामिल सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 30 वर्षों के लिए टाइटल का पता लगाना सही है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिंक डॉक्यूमेंट चेक करें, यानी प्रॉपर्टी अब तक कितनी बार खरीदी और बेची गई है वो देखें। यह आपको पुरानी रजिस्ट्रियों से पता चलेगा। जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी ले लें। फिर यह देखें कि सभी रजिस्ट्री में डिटेल एक दूसरे से लिंक हो रही है या नहीं। जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखिए, इसे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करें। प्रॉपर्टी बेचने वाले से पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी लें। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में खोज करें। यह खोज अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि के संबंध में लेन देन, कर्मों के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन और एनम्ब्रेंस, कानूनी बकाया को दर्शाती है। सब रजिस्ट्रार, डीड रजिस्टरिंग अथॉरिटी के दफ्तरों में खोजों को पूरा करने के लिए हर राज्य की एक अलग पद्धति है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु में सब रजिस्ट्रार एनम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, सर्च रिपोर्ट जारी करता है, जबकि महाराष्ट्र में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैनुअल खोज करने के लिए अनुभवी एक वकील या शख्स रिपोर्ट जारी करता है। किसी को प्रॉपर्टी के सौदे से पहले कानूनी दस्तावेजों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ जांच करनी होगी। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड की जानकारी लें। आप जिस जमीन को खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड खंगालें। खेती की जमीन ले रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी राज्य सरकार के राजस्व विभाग से मिल जाएगी। जमीन का खसरा नंबर पता करें। खसरा नंबर से आपको जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी।
यदि आप घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो पहले पता करें कि जहां जमीन खरीद रहे हैं वहां रेसिडेंशियल परमिशन है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है तो वहां जमीन न खरीदें क्योंकि वहां आप घर नहीं बना सकेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सलाह दी जाती है कि स्थानीय अखबारों, खासतौर पर अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर किसी भी दावे को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक नोटिस देना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि जमीन पर किसी थर्ड पार्टी के अधिकार तो नहीं है। अगर किसी टाउनशिप में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो लैंड यूज चेक करें। देखिए कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन है या नहीं। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम से नक्शा पास है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है यह चेक करना कि जिस कॉलोनी में आप जमीन खरीद रहे हैं वो वैध है या नहीं। कई लोगों को लगता है कि सरकार ने रजिस्ट्री कर दी तो प्रॉपर्टी वैध ही होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्री करते समय सरकार सिर्फ रेवेन्यू की एंगल से जांच परख करती है, कोई प्रॉपर्टी वैध है या नहीं। यह जांचने की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति की ही होती है। कई बार जमीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेची जाती है। पीओए की जांच गहनता से करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वही प्रॉपर्टी बेची जा रही है। ऐसे भी मौके होते हैं जब कुछ समय के भीतर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है और उसी में देरी होती है। इससे लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप किसी और को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने, चीजों को आसान बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। यह तय कर लीजिए कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अखबार में जाहिर सूचना जरूर देना चाहिए। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जाहिर सूचना देने से आपका पक्ष मजबूत होता है। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर भविष्य में कभी कोई विवाद होता है तो आप कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। इसी तरह एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है। आजकल यह रजिस्ट्री के साथ ही कर दिया जाता है। बहुत से लोग एग्रीमेंट नहीं करवाते। ऐसा न करने पर कानूनी तौर पर आप कमजोर हो जाते हैं। जमीन खरीदने से पहले इन चीजों की करें जांच। पहला, टाइटल डीड। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति का टाइटल डीड उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे आप जमीन खरीदने वाले हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको एक रियल एस्टेट वकील द्वारा सत्यापित शीर्षक विलेख प्राप्त करना होगा। दूसरा, बिक्री विलेख। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति या जमीन की बिक्री विलेख प्राप्त करना होगा, जो यह स्थापित करे कि यह जमीन किसी भी डेवलपर, समाज या अन्य से संबंधित नहीं है। तीसरा, टैक्स रसीद। टैक्स रसीदें सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिन्हें आपको जमीन खरीदने से पहले जांचना चाहिए। यह रसीदें सुनिश्चित करेंगे कि उसके पिछले करों और भुगतानों को मंजूरी दे दी गई है। यह जरूर जांच करें कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उसका प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ट्रांसफर की तारीख तक किया जा चुका है और वेरिफिकेशन के लिए इस भुगतान की मूल रसीदें तैयार हैं। यह भी पता लगाएं कि वेंडर के नाम पर खाता मालिक के नाम को दर्शाती रेवेन्यू रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। चौथा, यह कि गिरवी रखी गई जमीन की जांच जरूर करें।
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा खरीदी गई जमीन को विक्रेता द्वारा गिरवी नहीं रखा गया है या बाद वाले द्वारा ऋण को मंजूरी दे दी गई है, भले ही जमीन को पहले गिरवी रखा गया हो। इसके अलावा भूमि खरीद के लिए मूल दस्तावेजों की वेरिफिकेशन जरूर करें। बिक्री लेन देन को पूरा करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि भूमि लेन देन से जुड़े असली टाइटल दस्तावेज सही है या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि विक्रेता ने ओरिजिनल के साथ कोई थर्ड पार्टी राइट्स नहीं बनाए हैं। बिक्री लेन देन पूरी होने के बाद इन ओरिजिनल दस्तावेजों को जरूर ले लें। इसके अलावा जमीन खरीद के लिए अप्रूवल और परमिशन की जांच करें। खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी या जमीन में पहले से ही ढांचे या इमारतें हैं तो यह जांच करें कि अनुमोदित योजनाएं, आवश्यक अनुमतियां और एनओसी सही है या नहीं। विरासत के नियम, सड़क चौड़ीकरण में बाधा जैसे फैक्टर्स जो निश्चित इमारतों पर लागू होंगे पर भी विचार किया जाना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या है जमीन खरीदने के कानूनी नियम। भूमि के खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय कानून नियम भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध न लगाए। उदाहरण के तौर पर गाजियाबाद में एक गैर कृषि विज्ञानी जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसी कंपनियां, फर्म और 25 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। लेकिन कुछ अन्य राज्यों में ऐसे नियमों में ढील दी गई है, लिहाजा जमीन खरीदने से पहले किसी वकील से सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा जमीन खरीदते वक्त उस इलाके के स्थानीय कानून नियमों की जानकारी होना जरूरी है ताकि भूमि खरीदते वक्त किसी तरह की किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले जमीन को माप लें। जमीन का माप भी जरूरी है जो कि खरीदने वाले शख्स को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले करा लेना चाहिए। इस काम के लिए खरीदार को किसी मान्यता प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता की मदद लेनी चाहिए। सभी विभाग से भूमि के सर्वेक्षण स्केच को हासिल करके आप सटीकता की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लो स्पेस इंडेक्स संकेत देता है कि भूमि के एक टुकड़े पर कितना निर्माण किया जा सकता है। फ्लो स्पेस इंडेक्स स्टेट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिए निर्धारित किया जाता है। यह प्लॉट की लोकेशन पर भी निर्भर करता है। जमीन पर फ्लो स्पेस इंडेक्स स्वीकार्य की राशि के बारे में आपको विक्रेता या संपत्ति के मालिक की जांच करनी चाहिए। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन और परियोजना की वैधता के लिए एक प्रॉपर्टी वकील को शामिल करना बहुत जरूरी है। जो लोग भारत में अपना घर बनाना चाहते हैं, वे प्लॉट्स को पसंद करते हैं। जब घर के निर्माण और डिजाइन की बात आती है तो ये खरीदारों को काफी हद तक लचीलापन देते हैं। लेकिन जमीन में निवेश करते वक्त काफी जांच पड़ताल कर लें, खासकर पेरिफेरल लोकेशंस पर। इस दौरान टाइटल और कानूनी वैधता को जरूर देखें। अमूमन देखने में आता है कि किन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है कि विक्रेता अपनी संपत्ति को बेचने का सौदा तो कर देता है, परंतु सौदे के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री करने में आनाकानी करता है तथा खरीदार को हिले हवाले देता है।
जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अपने मालिकाना हक की संपत्ति को बेचने का सौदा किसी क्रेता के साथ किया जाता है, तब प्रतिफल की संपूर्ण राशि अदा कर देने के पश्चात विक्रेता का यह दायित्व बनता है कि वह क्रेता के पक्ष में रजिस्ट्री कर दे। कभी कभी यह होता है कि विक्रेता द्वारा संपूर्ण धनराशि प्राप्त तो कर ली जाती है, पर ऐसी धनराशि को प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया जाता है या फिर क्रेता को झूठे वादे करके फंसाया जाता है। ऐसे में सतर्क रहें। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इस परिस्थिति से निपटने हेतु संपूर्ण व्यवस्था दी गई है। अधिनियम की धारा 420 और 406 इस मामले में प्रयोज्य होती है। धारा 420 किसी व्यक्ति के साथ छल किए जाने पर लागू होती है। यह प्रसिद्ध धारा है जो छल का प्रतिषेध करती है। इस धारा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को छल और कपट के माध्यम से उसकी संपत्ति को हड़पा जाता है, तब दंड की व्यवस्था की जाती है। शिकायतकर्ता जो ऐसे अपराध से पीड़ित होता है, अपनी शिकायत को लेकर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास जा सकता है और एक लिखित ज्ञापन देकर थाना प्रभारी को इस प्रकरण से अवगत करा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 अमानत में खयानत से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ यदि छल के माध्यम से अमानत में खयानत की जाती है, तब दंड का प्रावधान किया गया है। विक्रय का सौदा करना और उसके बाद रजिस्ट्री नहीं करना एक प्रकार से अमानत में खयानत है और ऐसी अमानत में खयानत छल के माध्यम से की जाती है।